चैप्टर 12 पढ़े हम 620 स्टैंडर्ड है और पेज 189 2.3 हमारा टॉपिक है आज का। 2.3 में हम डिस्कस किया क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने ऑडिटर ने जब वो वर्क यूज़ कर रहा होगा एक्सपर्ट का। अच्छा, ये 3 प्रोसीजर एग्जैक्टली वो जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में स्टैंडर्ड 500 में पढ़ाए थे जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट पढ़ रहे थे। तो पहला क्या था? चेकिंग द कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ तक चेकिंग द कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या था? चेकिंग ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। तीसरा था चेकिंग वेदर ओवरऑल वर्क इज एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ये 3 काम पड़े थे ना, एग्जैक्टली 3 यहाँ पे हैं। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपने बताया नीचे से बुक से नहीं देखना है, कंपिटेंस से चेक करेंगे। एक्सपर्ट आ गया आपके पास, कंपिटेंस चेक करनी है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी डिग्री, किस बॉडी का मेंबर है, किस यूनिवर्सिटी का क्वालिफाइड है, समझ गए? एक्सपीरियंस उसकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज किस फील्ड में। हर डॉक्टर के पास आप नहीं आते, आपके दांत में दर्द हो, आप नहीं आए, चलो डॉक्टर ही है, चलो हम आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, वो डॉक्टर ही है, तो आप नहीं आते। ये हड्डी आपकी टूटी हुई है, आप कहते चलो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं आगे, आप कहेंगे नहीं यार मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। या आपको गला खराब हुआ, आप कहते चलो FIC चलते हैं यार, तो कार्डियोलॉजी सेंटर, आप कहेंगे नहीं यार ये गलत है, ऐसे नहीं। हम देखें ठीक है डॉक्टर है, किस एरिया में एक्सपर्ट है। सेम सिमिलरली एक्सपर्ट तो है, एक्चुरियल वैल्यूअर है, एक्चुरी है, ठीक है। एक्चुरी की 2 एरिया होते हैं, एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स के लिए करता है, वो वर्किंग करता है, वैल्यूएशन करता है। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ। अब आपने ठीक है एक्चुअली तो है, उसका एरिया किस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे एक्सपर्ट है, यहाँ पे आपको किस लिए चाहिए। फॉलो करेंगे बिल्कुल, MBBS तो है, आपको किस लिए चाहिए, समझ गए? कोई मसला? तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एग्जैक्टली किस एरिया में एक्सपर्ट है, उसका नॉलेज क्या है, किस बॉडी का मेंबर है, किस यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है, अच्छा। और क्या करेंगे हम बाकी कॉलीग से पूछ लेंगे। मुझे कोई टेंशन है, मैंने एक्सपर्ट हायर करना है, मैं क्या करूँगा, यूसुफ फजल कॉल करूँगा, EY कॉल करूँगा, KPMG को। अभी आप एक्सपर्ट कहाँ से लेते हैं, किसको लेते हैं, या इसके साथ एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, उसने कुछ बुक्स लिखी होंगी, वो बुक्स पढ़ लें, उसने कोई आर्टिकल लिखे होंगे, उससे पता लगेगा यार बंदा बड़ा एक्सपर्ट है यार। ठीक, और क्या करेंगे? जब एम्प्लॉय को रखना होता है क्या करते हैं, एम्प्लॉय को रखना होता है, इंटरव्यू कर लेंगे, उसका भी गपशप कर लेंगे। अभी 5 मिनट बैठ के मैं आपका इंटरव्यू में पता लग जाएगा आप अकाउंटिंग में कितना एक्सपर्ट है, ऐसी है ना, तो गपशप करके पता लग जाएगा, उसको इंटरव्यू कर लें। तो ये 4-5 एरियाज हैं जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए, ये प्रोसीजर्स हैं जो हमने परफॉर्म करने किस लिए, एक्सपर्ट की कंपिटेंस कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मैंने पहले डिस्कस कर ली है। ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल ऐसे चेक करनी है, ये जितनी बातें बताइए कंपिटेंस और कैपेबिलिटी की थी। ऑब्जेक्टिविटी कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ऑडिटर की अपनी ऑब्जेक्टिविटी चेक की थी। विश्व के प्रेशर तो नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, ये 2 बातें पढ़ी थी ना। और तीसरा क्या था, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। ठीक है, फिर हमने एक बात इस चैप्टर में पढ़ ली कि एम्प्लॉई की ऑब्जेक्टिविटी इतनी अच्छी बेहतर नहीं है जितनी हायर्ड की है, इससे ऑब्जेक्टिविटी चेक हुई। तो कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड कर लेंगे जी। इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, कहता है जी पर्सनल एक्सपीरियंस विद द पर्सन इन प्रीवियस असाइनमेंट। आपने पिछले साल भी तो हायर किया होगा, देखिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, समझ गए इस पॉइंट को। ठीक है, मैंने घर बनवाया, एक वो बंदा आया, उसने अच्छा घर नहीं बनाया, दोबारा घर बनाना, आप क्या करते हैं, आप कभी उसको नहीं कहेंगे नहीं यार पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं ऐसे, पिछला एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकंड कहता है डिस्कशन, ये मैं जिस हम इंटरव्यू कह रहे हैं, प्रैक्टिकल बात है ना। तीसरा कहता है डिस्कशन विद अदर ऑडिटर्स। अभी मैंने एग्जांपल दी KPMG से, EY से, जाहिद मिल से पूछे भी आप एक्चुअली वैल्यूएशन किससे करवाते हैं, आप लीगल ओपिनियन किससे लेते हैं,
आप स्टॉक की वेरिएशन किससे करवाते हैं, ठीक है। फिर उसका नॉलेज, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी मेंबरशिप। देखिए किसी चार्टर, फॉर एग्जाम्पल किसी चार्टर अकाउंटेंट के आपने पूछना हो, तो पूछने भी तुम किस बॉडी के मेंबर हो, तो AC हो FC हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये पूछेंगे ना। आर्टिकल्स कहाँ से किए, अच्छा फिर मैसेज करेंगे अच्छा इसने आर्टिकल्स किए हैं फॉर एग्जाम्पल जाहिद जमील से। अच्छा जाहिद जमील के पास टेक्सटाइल है, ये टेक्सटाइल में तो बेहतर होगा, लेकिन हमें तो कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। भाई आपका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात, हमें तो कंस्ट्रक्शन ही चाहिए, ठीक है, बड़ा अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा, लेकिन ये मेरे काम का बंदा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि ये इसके पास टेक्सटाइल का एक्सपीरियंस है, ये मुझे तो शिप ब्रेकिंग के लिए चाहिए, ये मुझे तो माइनिंग के लिए चाहिए। फॉलो करेंगे। अच्छा आगे लास्ट पॉइंट, पब्लिश्ड पेपर्स और बुक्स। अभी मैं कहता हूँ आर्टिकल्स ने कौन से लिखे हैं, बुक्स कौन सी लिखी हैं उसने, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 छोड़ दें, सॉरी पॉइंट नंबर 2 पढ़ना है, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स एरिया, कि उसने जो वर्क किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग लें। अंडरस्टैंडिंग में और एक्सपर्टीज़ में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड ये नहीं कह रहा कि आप भी एक्सपर्टीज़ लें, अगर आपने एक्सपर्टीज नहीं फिर आप एक्सपर्ट बन गए तो आप उसके काम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट, इसमें पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वे क्या अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बुक ने ख़त्म कर दिया है, बस बुक ने इसको आगे डिस्कस नहीं किया। उसने क्या आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स। क्वेश्चन क्या आया था, कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तो बुक आपकी साइलेंट है, ठीक है। तो कैसे लेंगे अंडरस्टैंडिंग, देखेंगे उसने क्या नॉलेज यूज़ किया, क्या स्टैंडर्ड यूज़ किए, क्या उसने फार्मूलाज यूज़ किए, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की, क्या एजम्पशंस ली उसने, ठीक है, ये देखेंगे। अब मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, आपको याद है मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने आर्टिकल्स में 2 कंपनी से ऑडिट किया, एक अच्छा HR पॉलिसीज थी, दूसरे की अच्छी पॉलिसीज नहीं थी। जहाँ पे अच्छी पॉलिसी नहीं थी वहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा था। अच्छा इसका पहले ऑडिट किया, ये बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, लोग सारी ज़िंदगी जॉब नहीं छोड़ते, तो वहाँ पे लिखा हुआ था एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ एम्प्लॉयज़ की 10 ईयर्स ग्रेचुटी की वर्किंग करते हुए। जब मैं दूसरा ऑडिट करेंगे वहाँ भी 10 ईयर्स, तो एक्चुअली कहते हैं मुझसे गलती होगी, मैं इस जजमेंट को चेंज, इस एजम्पशन को चेंज नहीं कर सका। इतना आपके पास नॉलेज हो कि आप देखें तो किया क्या है, फार्मूला कौन सी यूज़ किया है, एजम्पशन कौन सी यूज़ की है। वो तो कराची बैठा था नुमान एसोसिएट, उसको नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, आप उस कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, जितनी अच्छी एजम्पशंस का आपको पता है उसको नहीं पता। फॉलो करेंगे तो ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। तीसरा कहता है, तीसरे पॉइंट को छोड़ दें, मैं उसके बाद में आता हूँ। चौथा पॉइंट क्या कहता है, इवैल्यूएट द एडुकेसी ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क, कि उसका ओवरऑल वर्क एडिक्वेट है हमारे लिए। उसमें क्या देखेंगे कि वो कितना रेलेवेंट है, कितना रीजनेबल है, जो उसने कंक्लूजन ड्रा की है वो कंसिस्टेंट है बाकी ऑडिट एविडेंस से। कोरॉबोरेटिव ऑडिट एविडेंस पढ़ा हुआ ना हमने, कोरॉबोरेटिव एविडेंस क्या होता है, एक प्रोसीजर परफॉर्म करके आपने एक एविडेंस लिया और वही एविडेंस कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करके भी लिया, हम देखते दोनों कंसिस्टेंट है। अगर तो कंसिस्टेंट है तो ठीक है, अगर नहीं कंसिस्टेंट हम इंक्वायरी करते हैं, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये वो कहता है कि रेलेवेंट रिलायबल है और एक्सपर्ट्स कंक्लूजन जो है वो ऑडिटर के बाकी जो एविडेंस लिए उससे कंसिस्टेंट है, एजम्पशन रीजनेबल है, डाटा जो यूज़ किया था वो रेलेवेंट है, कंप्लीट है, एक्यूरेट है। समझ गए। देखिए ना, नुमान एसोसिएट कराची बैठा हुआ है, उसको नहीं पता इनके एम्प्लॉयज़ कितने, आप तो सैलरी वेजी चेक कर रहे हैं, वहाँ से ग्रेचुटी आई है 680 एम्प्लॉयज़ की, आपके यहाँ जो 750 एम्प्लॉयज़ हैं। फॉलो करेंगे तो आपका काम है, देखें कि अच्छा चलें एम्प्लॉयज़ पूरे ले लिए, उनकी सैलरी ठीक ली है, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक मिस्टर ए की सैलरी तो 1 लाख रुपया, वो ग्रेचुटी में 80,000 ले रहा है। अब देखें उसने इस साल की लिए, पिछले साल की नहीं उठा ली। फॉलो करेंगे तो देखिए ओवरऑल वर्क एडिक्वेट है, क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं आता। ये 3 बातें हमने स्टैंडर्ड 500 में ही पढ़ी हैं और स्टैंडर्ड 620 में भी। यहाँ पे ऑडिटर एक्सपर्ट है, वहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। मैं जब आपको वो पढ़ा रहा था, मैं इस बुक पे यहाँ लेके आया था, मैंने यहाँ से सारा पढ़ाया था, फिर वापस लेके गया था वहाँ पे। याद है आप लोगों को, ये हमने 2-3 दफ़ा रिपीट कर लिया। अच्छा एक टॉपिक इसमें नहीं है जो पहले नहीं था, जो पहले ये पॉइंट नंबर 3 जो मैं स्किप किया है, यहाँ लिखा हुआ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखा हुआ
देखें, जब आपने मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट किया था ऑडिट करने का, तो आपने इंगेजमेंट लेटर साइन किया था ISA 210 में। इंगेजमेंट लेटर याद है? उसमें हमने क्या किया था, कुछ टर्म्स पे एग्री किया था, किन टर्म्स में मैं ऑडिट करूँगा। ऐसे ही है, स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप अपना एक्सपर्ट हायर करें, ऑडिटर अपना एक्सपर्ट हायर करे, तो उसके साथ भी इंगेजमेंट लेटर साइन कर ले, ताकि कैटेगोरिकली क्लियरली पता हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं, एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की क्या है। मुझे ऑडिट रिपोर्ट कब, एक्सपर्ट की रिपोर्ट कब चाहिए, किस फॉर्मेट पे चाहिए, किस मेरे तुम्हें हायर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको पता होगा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्यों हायर किया गया, मैंने किस फॉर्मेट पे रिपोर्ट देनी है, कब रिपोर्ट देनी है, मेरी मौजूदगी फिजिकली कहाँ कब होनी चाहिए। अगर 30 फॉर एग्जाम्पल स्टॉक की वैल्यूशन है, 30 जून को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो फिर बाकी सारा दिन क्या फ़ायदा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने हज करना है, अगर आप वो 10 ज़िल हज को या 9 ज़िल हज को आपने अरफात में वहाँ में मौजूद होना है, वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो बाकी अब 364 दिन बैठे रहें, आपका हज नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ बैठने का। हाँ, इस ज़ोहर से असर के दरमियान अगर आप 2 मिनट में वकूफ़ कर लेते, क़याम कर लेते, तो आपका हज हो जाना है। अदरवाइज बाकी 364, तो इस सेम इज़ द केस कि उसको आपको हायर किया था किस दिन के लिए, 30 जून को सुबह 8:0 के लिए, क्या आप वहाँ मौजूद हों। अगर आप उससे मौजूद नहीं, मुझे क्या फ़ायदा आपका। तो चीज़ें कैटेगोरी के क्लियर नहीं डिसाइडेड होंगे, इसलिए कहता है कि आप क्या करें, इंगेजमेंट साइन करें एक्सपर्ट के साथ। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या टर्म्स साइन करेंगे, तो सिंपल है, वहाँ पे क्या था उसमें, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इंगेजमेंट। तो यहाँ भी पता हो एक्सपर्ट को कि मेरा इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। वहाँ क्या था, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की है, यहाँ पे ऑडिटर की क्या है, एक्सपर्ट की क्या है। वहाँ पे फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, यहाँ पे भी फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट। ठीक है, कोई एक आधी रहेगी तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर्म ऑफ द एक्सपर्ट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये मैं छोड़ गया था कॉन्फिडेंशियलिटी, कि चूंकि वो आपकी टीम मेंबर बन जाएगा, वो आपका एक काइंड ऑफ टीम मेंबर बन गया, तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो अदरवाइज प्रोफेशनल कर्टेसी में आ रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखे, तो आप कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट में साइन कर लेते हैं उसे। क्लियर हो गया। यहाँ आपका तकरीबन 90% स्टैंडर्ड हो गया, 620। 2-3 टॉपिक रह गए आगे। इसमें जो है ना इफ़ वाला पैराग्राफ, इफ़ ऑडिटर डिसाइड्स दैट द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट इज़ नॉट एडिक्वेट। अगर आपने काम चेक किया, ऊपर लिखा हुआ ना एडुकेशन चेक करें, एडुकेशन चेक करने में लगा कि यार ये वर्क एडिक्वेट नहीं है, वर्क एडिक्वेट नहीं है, तो देखिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑडिटर। तो उसी ने इसको करेक्टिव मेजर लेने हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, उसने लिखा हुआ है ही इज रिक्वायर्ड टू, ही इज एग्री एडिशनल वर्क विद द एक्सपर्ट। उसे दोबारा भेजें, जाओ और काम करके, ये ठीक नहीं। समझ गए। सेकंड कहता है परफॉर्म अप्रोप्रिएट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। आप भी देखिए कोई और काम किया जा सकता है इसके साथ, एक तो उससे एडिशनल वर्क करवा रहे हैं ना, खुद भी कोई एडिशनल वर्क कर लें, खुद भी कोई। समझ गए। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ, कि सब कुछ करने के बाद भी आपको लग रहा है कि एविडेंस नहीं मिल रहा, या इसका वर्क एडिक्वेट नहीं है। ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। तो नीचे देखें, अब वर्क उसका एडिक्वेट मीन्स आपको एविडेंस नहीं मिल रहा, एविडेंस ना मिलना स्कोप लिमिटेशन, और स्कोप लिमिटेशन देखें 705 लिखा, मसला हल हो जाएगा सारा। समझ गए। अब आपने सारे एग्जॉस्टिव में ले लिया, एविडेंस नहीं मिल रहा। समझ गए नहीं। हमने पढ़ा है ना उसमें, वो 3 तरह का स्कोप लिमिटेशन होती है, इम्पोज बाय मैनेजमेंट, इम्पोज बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल, इम्पोज बाय नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। याद है सर आपको? किसी को कोई कंफ्यूजन मुझसे डिस्कस कर ले। ठीक है, इसी पैराग्राफ में सेकंड लाइन में कहता है कि सब कुछ करने के बाद ऑडिटर कैन नॉट रिजॉल्व द मैटर थ्रू एडिशनल प्रोसीजर। ठीक है, और फिर सेकंड लास्ट लाइन में इट मे बी नेसेसरी टू एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लियर हो गया।
बोलें जी, चलें, वेरी गुड। चलें आगे लास्ट टॉपिक है, स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट टॉपिक ये है कि जब आप एक्सपर्ट को हायर करें तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाईजान या बाजीजान, रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन योर शोल्डर। एक्सपर्ट को हायर करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस पर शिफ्ट, आप ये नहीं कर सकते कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट मैंने किया है, ऑडिट मैंने किया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हाँ, स्टॉक्स में मिस्टर ए ने किया है, अगर मिस्टर ए ने ठीक काम नहीं किया तो आपका काम था एडिशनल प्रेशर परफॉर्म करवाना, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने हायर किया, आपका एक्सपर्ट था, तो जिम्मेदार कौन होगा? समझ गए? कोई मसला? तो अब स्टैंडर्ड ने पहले मना किया आपको कि आपने अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो गौर से मेरी बात सुने, आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में एक्सपर्ट का नाम नहीं लेना। उसका नाम लिखने से, उसका नाम लेने से लोगों को लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर शिफ्ट हो गई है, हालांकि उस पर शिफ्ट, स्टैंडर्ड उस पर शिफ्ट नहीं होने दी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, डायमिनिश नहीं होती, वो वहीं की वहीं रहती है, बेशक आपने एक्सपर्ट को हायर किया भी है, तो आपने उसका नाम यूज़ नहीं करना। समझ गए? ये पहला पैराग्राफ है, इसको बाद में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरे पैराग्राफ में कहता है अगर किसी वजह से, गौर से मेरी बात सुने, अगर किसी वजह से आपको एक्सपर्ट का नाम या उसके नाम का रेफरेंस देना पड़ भी गया, इवन देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही है, उस पर नहीं जाती। याद रहेगा, पक्की बात है। मैं पढ़ता हूँ इसे। द ऑडिटर हैज़ अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोल का मतलब क्या होता है? ये आप शेयर नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी आप पे है। फॉर द ऑडिट ओपिनियन इशूड, ठीक है, एंड दिस इज नॉट रिड्यूस्ड इन एनी वे बाय हिज यूज ऑफ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को यूज करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हुई। देयरफॉर ही शुड नॉट रेफर इन हिज रिपोर्ट द यूज ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। आपने उसका नाम यूज, ये जनरल कैटेगोरिक ऑर्डर है, डायरेक्शन है स्टैंडर्ड की, आपने उसका नाम यूज। हाँ, फिर कहता है एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टांसेस में अनलेस दिस इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, अच्छा आगे कहते हैं अगर किसी जगह पे लॉ कहता है, फॉर एग्जाम्पल आप ब्राज़ील जाएं, वहाँ का लॉ कहता है कि अगर आपने एक्सपर्ट हर एक्सपर्ट का नाम दें, फिर देना पड़ेगा आपको, फिर क्योंकि वो लॉ कह रहा है, वो लॉ की हमेशा प्रेसिडेंस होती है ना, लॉ हमेशा प्रिवेल करता है, इसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, तो फिर आपको देना पड़ जाएगा। स्टैंडर्ड कहता है अगर आपको किसी ऐसे जुरिस्डिक्शन में जहाँ पर लॉ कहता है एक्सपर्ट का नाम देना पड़ भी गया है, ठीक है, इस थर्ड लाइन में, इवन देन अगर आपको नाम देना पड़ गया है, सेकंड लाइन में, देन ही मस्ट मेक इट क्लियर दैट सच रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी कम। तो पहला ऑर्डर क्या, डायरेक्शन किया कि आप नाम ना दें, लेकिन अगर किसी देना पड़ भी गया है, लॉ कह रहा था आपको, या आपने अपनी रिपोर्ट को उस एरिया में मॉडिफाई करना था, मॉडिफिकेशन लगाने के लिए आपको उसका नाम देना पड़ गया कि हमने एक्सपर्ट हायर किया, ठीक है, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप की रहेगी। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ है ना, ये इस पहले वाले पैराग्राफ का को ही मजीद क्लैरिफाई करता है। ठीक है, दिस अप्रोच रीइंफोर्सेस द पॉइंट मेड अर्लियर। मैंने कहा था पिछले वाले पैराग्राफ को लेकर चल रहा है, दैट द ऑडिटर रिमेन्स फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट इशूड या रिपोर्ट प्रोड्यूस, इवन इफ एविडेंस ऑन विच इट इज़ बेस्ड वाज प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स। बाकी ने कोई एविडेंस, बाकी ने कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर भी नहीं है, एविडेंस उन्होंने भी लिया है, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। देयरफॉर द, अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ जब आपको पता लगा कि जिम्मेदारी आपकी है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपनी वर्क से बियॉन्ड काम करेंगे जाके। अदरवाइज आपने क्या करना था, आपने कहा ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की मिस्टर रहेगी, आपने एक्सपर्ट की फाइल उठा के रिपोर्ट फाइल में लगाई, इन्होंने ख़त्म, बस वो जाने SEC भी जाने और रेगुलेटर जाने। अब क्या है, अब उसकी रिपोर्ट आती है, आप उसको ऐसे घुमा के देखते हैं, पढ़ते हैं कि यार ये कोई गलती तो नहीं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप। ये कहता है कि द ऑडिटर देयरफॉर कैन नॉट सिंपली एक्सेप्ट द वर्क परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट, कि जी उसने वर्क परफॉर्म कर लिया, ठीक है, आंखें बंद की, कानों में उंगलियां रखी, आपने उठा के फाइल में लगा लिया कि बस उसने काम कर दिया। नहीं, अब आपने उसकी फाइल को
उसकी रिपोर्ट को चेक करना है, डिटेल वर्क करना है, एनालाइज करना है, देखना है एडिक्वेट है कि नहीं है। अगर एडिक्वेट है तो ठीक है, एडिक्वेट नहीं है तो ऊपर वाला पॉइंट एडिशनल वर्क करना है, उसे खुद और वर्क करें। ठीक है, लास्ट लाइन, द वर्क मस्ट बी इवैल्यूएटेड इन सेम वे एज एनी अदर एविडेंस। जैसे आप अपना काम चेक करते हैं ऐसे ही आप उसका भी, जैसे मेरे पास स्टाफ आता है, मैं ऑडिट वर्क जैसे अपने स्टाफ की चेक करूंगा, उसकी डॉक्यूमेंट, उसकी फाइल, ऐसे ही मैं एक्सपर्ट की देखूंगा। अपने स्टाफ में तो फिर ट्रस्ट होता है कि हाँ यार ये मेरे हाथ के बच्चे हैं, मेरे हाथ के सीखे हुए काम, वो तो बाहर का बंदा है ना, और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी आप वाली नहीं है। फॉलो करेंगे, ये क्लियर है जी? वापस आ जाएं, पेज 184 पे। आगे हैं जी, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, ये जो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर है ना, ये स्टार्ट होता है पेज 185 से 1.2 से। एक्चुअल स्टैंडर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, पेज 185 और 1.2 से। और इससे पहले जो 1.1 है ना, इसमें उसने सिर्फ समझाया कि इंटरनल ऑडिटर होता क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जो हम 610 पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं विद रेफरेंस ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। 610 में हम आपको इंटरनल ऑडिटिंग नहीं सिखा रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिट ही कर रहे हैं। हाँ, एक्सटर्नल ऑडिट करते हुए हमें लगा कि हम इंटरनल ऑडिट का वर्क यूज़ कर सकते हैं, तो क्या वो करना है, करना है तो कैसे करना है, ये कितना करना है, ये पढ़ें। ठीक है, हम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव को इंटरनल ऑडिटिंग सीखना, उसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं। IIA है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, उन्होंने दिए हुए स्टैंडर्ड्स, डिग्री भी वो देता है। ठीक है, तो हम वो स्टैंडर्ड नहीं पढ़े, हम क्या पढ़े, एक्सटर्नल ऑडिट का स्टैंडर्ड। एक्सटर्नल ऑडिट करते हुए इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ करना है कि नहीं करना, करना है तो कैसे करना है। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा 1.2 से 185 पे। इससे उससे पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैं पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, डिफरेंस क्या है। अच्छा, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिटर में डिफरेंस क्या है? पहला तो अपॉइंटमेंट का डिफरेंस है। अपॉइंटमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट पढ़ी है आपने, कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। AGM में नहीं पढ़ा था? हाँ, अगर वो फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड करेगा, अगर कैजुअल वैकेंसी है तो बोर्ड करेगा, अदरवाइज कौन कर रहा होता है जनरली? मेंबर्स। ठीक है, कहाँ? AGM में। ठीक है, अच्छा अगर सब फेल हो जाए तो हमने क्या पढ़ा था? SCCP। लेकिन जनरली कौन कर रहा होता है? बोर्ड, जो ओनर्स हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इंटरनल ऑडिट कौन करता है? मैनेजमेंट। तो ये अपनी मर्जी का बंदा भी ला सकते हैं। समझ गए? याद रहेगा? अच्छा, रिपोर्टिंग, ये रिपोर्ट किसको देते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट, शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को, एक ही बात है, चलें शेयर होल्डर्स को देते हैं। और कहाँ जाती है? AGM में। ये रिपोर्ट किसको करते हैं? स्कोप का ऑडिट प्रोसीजर, इसके ऑडिट प्रोसीजर किसने बताए हैं? स्टैंडर्ड्स ने। इसकी प्रोसीजर कौन बताएगा? मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल ऑडिटर को मैनेजमेंट के भी आपने स्टोर्स नहीं चेक करने और HR सैलरी चेक नहीं करनी आपने, ये क्या कहेगा? स्कोप लिमिटेशन। ये फॉर्म क्या कि मैं रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ठीक है, ये क्या कहेगा? ये ठीक है, नहीं करते। क्या उसको स्कोप भी मैनेजमेंट डिसाइड करना है। फॉलो करेंगे? अच्छा, फीस जो पॉइंट करता है वो इसे डिसाइड करता है, इसकी फीस समझ गए? इससे आपको पता लगेगा कि इन दोनों में से ऑब्जेक्टिविटी किसकी मेंटेन है। डेफिनेट बात है इसकी।
ठीक है, समझ गए? अच्छा, इंटरनल ऑडिट जैसे एक्सपर्ट था दो तरह से आ सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है और हायर्ड भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है, सारा डिपार्टमेंट है, वो उनका एम्प्लॉई है। स्टारा केमिकल में एम्प्लॉई है, ये हायर्ड है। हायर्ड की एग्जांपल ले लें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इंटरनल ऑडिट में रहा हूँ 14-15 साल, ठीक है। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट ट्रस्ट, एक्सटर्नल ऑडिट यूसुफ आदिल के पास, इंटरनल ऑडिट हायर्ड और जाहिद जमील के पास, ठीक है। हयात फाउंडेशन, हयात इंटरनल ऑडिटर EY के पास, फोर्ट रोड के पास, एक्सटर्नल ऑडिट मेरे पास, ठीक है। क्रेसेंट कॉटन, एक्सटर्नल ऑडिट रियाज अहमद के पास, इंटरनल ऑडिट RSM फैसलाबाद ऑफिस के पास। हायर्ड भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। अच्छा, इन दोनों में ऑब्जेक्टिविटी किसी में मेंटेन है? हायर्ड, ठीक है। और इन दोनों में कंपैरेटिवली ये कभी भी उस लेवल तो ऑफ ऑटोनमस इंडिपेंडेंस को नहीं पहुंचता जिस पे ऑडिटर बैठा हो। अच्छा, इसको जब दिल करेगा फारिग कर देंगे, इसको अगर गलत तरीके से फारिग करेंगे वो क्या कहेगा, वो रिप्रेजेंटेशन लेके बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। या उसके पास उसको 3/4 मेजोरिटी से निकालना पड़ेगा, इसको मैटर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसकी ऑब्जेक्टिविटी, ये इसमें जो नीचे टेबल बनाया हुआ ना, यही लिखा हुआ है कि वर्क कौन, रोल क्या है, वर्क कौन बताता है। अच्छा, क्वालिफिकेशन को छोड़ दें, अपॉइंट कौन करता है, रिपोर्ट किसको करता है, ये हमने सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। इस पे आ जाए क्वालिफिकेशन पे। अच्छा, क्वालिफिकेशन इसकी क्या है? मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड मतलब क्या है? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान। चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAW भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ACC वाला भी है, लेकिन वो ICAP के मेंबर, ठीक है, वो, ठीक है। फिर इसका ऑडिट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी फिर देखना है कि आपने कि प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है कि नहीं उसके पास। अच्छा, उसमें भी देखना है कि कंपनी क्या कि लार्ज साइज तो नहीं है, या पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी तो नहीं है, लिस्टेड तो नहीं, तो QCR रेटिंग है कि नहीं उसके पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक गधे को भी इंटरनल बना लें तो बन जाएगा, एक्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज। वहाँ पे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रहे हैं। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने वहाँ के इंटरनल ऑडिट, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। उसमें भी ये कि बोर्ड का मेंबर हो, किसी बॉडी का मेंबर हो, पब्लिक बॉडी का मेंबर हो, अकाउंटिंग बॉडी का, और सब कुछ 10 चीज़ का एक्सपीरियंस हो, ये हो वो हो। लेकिन वो किसके लिए है? इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के लिए और लिस्टेड के लिए। लेकिन बाकी कंपनीज में लॉ साइलेंट है, ठीक है। अब नियाग्रा मिल जाए, उसने हेड ऑफ इंटरनल रखना, किसी BCom को रख लें तो कोई लॉ मना नहीं करता उसको, बल्कि वहाँ पर इंटरनल कंपल्सरी है ही नहीं, कर लेंगे जिसे, पक्की बात है। 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में किस क्वेश्चन आया कि इंटरनल ऑडिट के बेनिफिट्स क्या हैं। इस तरह तो नहीं आएगा, या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या पर्पस सर्व करता है, या बोर्ड की मीटिंग में बैठे हुए हैं, एक डायरेक्टर कह रहा है, एक हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहता है कि जनाब वो हमने इंटरनल डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो दूसरा डायरेक्टर पूछ रहा है भाई क्यों बनाना है, क्या ज़रूरत है, तो आप उसको बताएंगे कि क्या बेनिफिट है इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग एन अकाउंटेंट, याद है ना आपको, और तीसरा क्या आ गया, बीइंग अ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। फिर आप न्यूली इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, बोर्ड की मीटिंग हो रही है क्रेसेंट मिल की, तो बताएंगे जी वो पूछ रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव पूछ रहे हैं, चेयरमैन पूछ रहे हैं कि जी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्यों बनाना है, तो उसको, तो आपने क्या बताना है कि इसके ये फ़ायदे होते हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके अचीव करेंगे इससे, ठीक है। एक और मैंने पढ़ा था जो क्वेश्चन आता है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बना सकते हैं, याद है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में आपको कंट्रोल रिव्यूअर बना सकते हैं। आएँ जी इस पर